जी, तो नंबर 4 की तरफ आइएगा, शेयर एक्सचेंज। दिस इज वेरी सिंपल। यानी यहां पर पी कंपनी जब एस कंपनी के शेयर्स बाय करती है तो उस शेयर्स को रिप्लेस करती है, एक्सचेंज करती है, पेमेंट जो है अपने शेयर्स में कर रही है। यानी उनके शेयर्स एक्वायर करके उसको अपने शेयर्स में पेमेंट करी। जैसे पेमेंट होता है कैश में हो रही है, किसी और फॉर्म में हो रही है, या शेयर्स की फॉर्म में आप पेमेंट कर रहे हो, तो तब एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और क्रेडिट कर दूंगा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। ठीक है, अब इसकी जरा कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो भी बहुत जरूरी है। उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल यहां लिख रहा हूं। शेयर कैपिटल ₹10 ईच। पी कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो 75 मिलियन है और एस कंपनी का शेयर कैपिटल ये रुपीज इन मिलियन 40 मिलियन। ठीक है, और नीचे वो लिखते हैं पी एक्वायर्ड 80% शेयर्स इन एस and agreed to issue 3 shares of P against 4 shares held in S market price per share of P and S were ₹21 and ₹16 respectively। ये मैंने डाटा लिखा है, इसके अगेंस्ट अब हम इसकी अमाउंट जरा कैलकुलेट करते हैं। यह लिख रहा है कि पी कंपनी ने 80% शेयर एक्वायर किए हैं एस कंपनी के, और एग्रीमेंट ये हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ये तय हुई है कि पी कंपनी 3 शेयर इशू करेगी अगेंस्ट 4 शेयर हेल्ड इन एस। जो एस में वो 4 शेयर खरीदेगी उसके अगेंस्ट 3 शेयर इशू करेगी, और फिर शेयर प्राइसेस दिए हुए हैं। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि पहले आप परचेज कॉन्सेंट्रेशन की अमाउंट निकालें। आप देखें, पहले तो आप देखें कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए हैं, 80%। इसके टोटल शेयर है 40 मिलियन, लेकिन 40 मिलियन शेयर कैपिटल है, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो 4 मिलियन शेयर हुए। ये नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट किया मैंने। अब हर शेयर के अगेंस्ट सॉरी इसके 80% शेयर आपने एक्वायर किए हैं, यानी 3.2 मिलियन शेयर मैंने एक्वायर किए हैं। अब इनमें से ये स्टेप बाय स्टेप मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। आप 3 शेयर इशू कर रहे हैं अगेंस्ट 4 शेयर्स, तो 3/4 तो 2.4 मिलियन शेयर हो गए। और एक शेयर जो है उसकी वैल्यू क्या है, हमेशा मार्केट प्राइस पे जाना है, दैट इज 21 इंटू 21। तो अब बताइए ये कितने मिलियन हो जाएगा? 2.4 इंटू 21। अब मिलियंस में लिखो। 2.4 इंटू 21 कीजिएगा, 5.04 मिलियन। 04
21 इंटू 2.4 कहा है मैंने। आप क्या कर रहे हो? 50.4 सर। 50.4 मिलियन। ये उसकी परचेज कंसिडरेशन हो गई। अब इसकी ये अमाउंट हम कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ये लिखा जाएगा परचेज कंसिडरेशन। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आएगी वो इक्वल टू पार वैल्यू आएगी, इक्वल टू पार वैल्यू। और पार वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है और ये 21 वैल्यू है जिसमें 10 पार है। तो अगर मैं 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 24 मिलियन वो शेयर कैपिटल में आएगा और जो बैलेंस अमाउंट है वो 26.4 मिलियन आएगी, जो कि यहां से भी कैलकुलेट हो सकती है 2.4 इंटू 11, क्योंकि इसमें जो 11 की अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम है और 10 रुपीज जो है वो शेयर कैपिटल है। ये पांचवी कंडीशन होती है जिसको हम शेयर एक्सचेंज का नाम देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि पेपर में ये 1, 2 और 4 आ चुकी हैं पेपर में, लेकिन ये 2, 3 वाली कभी डिस्कस नहीं की उसने पेपर में। और अब ये जो आखिरी करने लगा हूं ये भी पेपर में नहीं आई। ये मैंने लिखा था अदर कंसिडरेशन। अदर होती क्या है? अदर कंसिडरेशन बेसिकली ऐसा हो सकता है कि एक जो पेरेंट कंपनी उनके शेयर एक्वायर कर रही है उसके अगेंस्ट ये एग्री हो जाए कि जी हम आपको डिबेंचर इशू कर देते हैं या हम आपको पेमेंट करते हैं लैंड की फॉर्म में, एसेट की फॉर्म में, यानी कोई भी आपको इसके अलावा किया जा सकता है। तो एंट्री उसके मुताबिक बनाऊंगा मैं। सिंपल इन्वेस्टमेंट इन एस तो होनी डेबिट है, वो तो आप उसी तरह डेबिट कीजिएगा। अगर तो एग्रीमेंट में ये है कि ये कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो बस डिबेंचर को क्रेडिट कर दो। अगर लैंड दे रही है तो लैंड को क्रेडिट कर। लैंड का मैंने इसलिए कहा कि ये किसी एक पेपर में मैंने पढ़ा है, आई थिंक ICAW में के पेपर में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, उसके एक पेपर में मैंने गलबन ये पढ़ा कि उसने परचेज कंसिडरेशन में लैंड दे रहा है उसको, ठीक है, यानी लैंड की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है पेरेंट कंपनी से सब्सिडी कंपनी। ये सेल नहीं कर रहा, ये परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उस सूरत में लैंड को हम क्रेडिट करेंगे एट मार्केट वैल्यू। ये भी याद रखना है, ऐसी चीज जिसकी जो इन काइंड हो, जैसे शेयर्स हैं, एसेट है, वो हमेशा मार्केट वैल्यू पर इशू होते हैं और मार्केट वैल्यू पे लिए जाते हैं, ठीक है। ये 5 कंसिडरेशन आपकी हो सकती है। उसके बाद आप गुडविल निकालो। ये गुडविल की मैं बात कर रहा हूं। गुडविल में पहली चीज फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब आगे चलिएगा नेक्स्ट में। इन पूरे प्रोसेस में एक एडजस्टमेंट हमने पढ़नी है, दैट इज अनवाइंडिंग डिस्काउंट्स। ये जितनी भी मैंने आपके सामने एडजस्टमेंट की है ये किस डेट की हैं? जिस डेट को आपने गुडविल निकालनी है, और गुडविल किस डेट की होती है? एक्विजिशन डेट की। तो ये याद रखिएगा कि ये जितनी भी मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की है ये एक्विजिशन डेट की है। अब उसके बाद भी कैलकुलेशन जारी रहती है। जैसे इसमें आइएगा डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन में हमने पढ़ा था कि अगर पीरियड 1 साल से ज्यादा हो तो हम उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। यानी इसका मतलब जब मैंने कन्वर्ट किया तो मेरी उसी एग्जांपल के मुताबिक मेरी डेफर्ड लायबिलिटी एक्विजिशन डेट पे क्या बनी? एक्विजिशन डेट पर 127.01 मिलियन। लेकिन रिपोर्टिंग डेट को भी मुझे लायबिलिटी की अमाउंट चाहिए। क्या रिपोर्टिंग डेट को लायबिलिटी की अमाउंट सेम रहेगी? ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। रिपोर्टिंग डेट को क्या लायबिलिटी की अमाउंट सेम रहेगी? हालांकि ओरिजिनल लायबिलिटी 127 मिलियन नहीं है, ओरिजिनल लायबिलिटी 160 मिलियन है। मैंने 3 साल के बाद पेमेंट करनी है, पेरेंट कंपनी ने 3 साल के बाद जो पेमेंट करनी है वो आपकी हाँ जी 3 इयर्स के बाद जो पेमेंट करनी है वो 160 मिलियन की है।
तो आज लाइबिलिटी शो हो रही है 127। अब ये याद रखिए, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज होती जाएगी, इस तरह इंक्रीज होगी कि जैसे 3 साल कंप्लीट हो गए ये 160 हो चुकी होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अनवाइंडिंग डिस्काउंट। तो लिहाजा जब साल खत्म होता है, एंड ऑफ द ईयर रिपोर्टिंग डेट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? सिंपल तरीका यह होता है कि हम पहले फाइनेंस कॉस्ट निकालते हैं, यानी ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 127 और 160 मिलियन का, ये फाइनेंस कॉस्ट ओवर द 3 इयर्स है। तो अब फाइनेंस कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 127.01 का 8%। इसका 8% लीजिएगा, कितना आता है जी 127.01 का? 10.16 मिलियन, ये फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है, तो जब साल खत्म होगा, साल के एंड पे जब मैं रिपोर्टिंग डेट को अब मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो कैसे कैलकुलेट होगी? डेफर्ड लाइबिलिटी जो ओपनिंग बैलेंस है 127.01, इसमें प्लस करोगे 10.16। अगर इसको प्लस करें तो 137.16 हो चुका, 17 हो चुका होगा। यानी एक साल के बाद अब लाइबिलिटी 137.17 मिलियन। फिर इसी तरह जब उससे अगला साल अब मैं कंसोलिडेशन करूंगा, उससे अगले साल में अब मैंने दोबारा जो 8% लेना है वो इस अमाउंट का नहीं लेना 127 का, बल्कि अगले साल 137 का लूंगा, और फिर वो जो अमाउंट आएगी वो इसमें ऐड करूंगा। अल्टीमेटली जब 3 साल मुकम्मल होंगे तो एग्जैक्टली मेरी बुक्स में लाइबिलिटी 160 मिलियन होगी और मैं उसको पे कर दूंगा। ये बेसिक इसके पीछे लॉजिक होता है। अब ये जो हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं अनवाउंडिंग डिस्काउंट में, उसमें जो एडजस्टमेंट है वो ये है फाइनेंस कॉस्ट। ये एडजस्टमेंट क्यों है? क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये कैलकुलेट मुझे करना है, और ये उसी वक्त कैलकुलेट हो सकता है जब इसमें फाइनेंस कॉस्ट में ऐड करूंगा। तो फाइनेंस कॉस्ट की एंट्री क्या होती है? एंट्री, और ये एंट्री जो मैं कर रहा हूं ये ग्रुप अकाउंट्स में कर रहा हूं, इन ग्रुप अकाउंट्स। जी देखो, अगर मैं फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इफेक्ट क्या आ रहा है? एक तो फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। फाइनेंस कॉस्ट जाती कहां है? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, पी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी या एस कंपनी की? ये जो मैं क्वेश्चन हर जगह करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप होने हैं आपके, क्योंकि पी पे जाएगी तो एडजस्टमेंट मैं किसी और तरीके से करूंगा, एस के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी तो मैं इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से करूंगा, वो रीजन भी बताऊंगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मुझे बताओ कि ये जो फाइनेंस कॉस्ट की मैं एंट्री ग्रुप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने लगा हूं, ग्रुप में ये पी कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी या एस कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी? एनीवन? पेरेंट कंपनी सर। यस, क्योंकि देखें पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया तब लाइबिलिटी क्रिएट हुई। ये लाइबिलिटी पेरेंट कंपनी की है, तो लिहाजा उसको मैं अनवाइंड कर रहा हूं। जब मैं उसी को अनवाइंड करूंगा तो डेफिनेटली जो लाइबिलिटी जो ये एक्सपेंस है ये किसका बनेगा? पी कंपनी का। और पी कंपनी का जब एक्सपेंस बनेगा तो पी कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, और जब पी कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो मैं डेबिट करूंगा जीआरई को, ग्रुप रिटेन अर्निंग, ये डेबिट होगी मेरी। और दूसरी तरफ दूसरा इफेक्ट बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि लाइबिलिटी 127 से बढ़कर 137 पे चली गई, और मैं इसके अगेंस्ट क्रेडिट करूंगा डेफर्ड लाइबिलिटी। क्रेडिट। अच्छा, अब इसके इफेक्ट्स देख लो कहां कहां जा रहे हैं, वर्किंग के हिसाब से भी डिस्कस करते हैं। ये जितनी एडजस्टमेंट्स आएंगी ना, ये तकरीबन कोई मैंने 8 से 10 एडजस्टमेंट्स करवानी है आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये एडजस्टमेंट को अलहदा से आपने इसको हेडिंग में लिखिएगा, और इसको बाकायदा इसी तरह आपने एंट्रीज करें, इफेक्ट देखें। इफेक्ट एंट्री से नजर आ जाएगा। इसका एक इफेक्ट तो मुझे ये नजर आ रहा है
कि ये जो अमाउंट है फाइनेंस कॉस्ट की 10.16, ये जीआरई को में से जाकर माइनस होगी, तो मैं लिखूंगा डिडक्ट फाइनेंस कॉस्ट फ्रॉम वर्किंग नंबर 5। ये वर्किंग थी हमारी ग्रुप रिटेन अर्निंग। ये कल जो वर्किंग पड़ी थी, मैंने कल कहा था ना कि मैंने जितनी बेसिक वर्किंग बनाई है, 5 बेसिक वर्किंग, वो बेसिक लेवल पर हैं, बेसिक लेवल पर। जैसे जैसे इसमें मैं ट्रांजैक्शन करता जाऊंगा ये वर्किंग ज्यादा होती जाएगी। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग की जो वर्किंग हमने अभी तक पढ़ी है वो क्या पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था जी कि पेरेंट कंपनी का आप लोगे, आई थिंक यहां तक हम पहुंचे थे वर्किंग 5 तक या नहीं? नो सर, वर्किंग 3 तक नो सर अभी नहीं पहुंचे अच्छा वर्किंग ठीक 3 है, तक। फिर अभी ना इसको करो, बस इतना हिस्सा तो समझ गए हो ना, अभी इफेक्ट यहां ना लाओ, आगे जाएंगे, अभी छोड़ो, इफेक्ट अभी ना देखो। लेकिन ये कैलकुलेशन मुझे चाहिए थी, ये जरूर सीख लीजिए। ये चले जी, अब आइएगा दोबारा वर्किंग 3 में। वर्किंग 3 में हमने पढ़ा था पहली लाइन फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो मैं आपके सामने सारी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। नंबर 2, फेयर वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एनसीआई इन नेट एसेट एक्वायर्ड। ये मैं प्रोपोर्शनेट मेथड की बात कर रहा हूँ, वो भी मैंने कल बता दिया था। जो नेट एसेट का कॉलम आएगा एक्विजिशन डेट का, उसको एनसीआई से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो है वो लेस कर दो तो गुडविल आ जाएगी। ये चीज़ हम कर चुके हैं, उसमें कोई इशू नहीं, इसमें सिर्फ डिस्कशन मैंने फेयर वैल्यू की करनी है। अब आ जाए गुडविल का फुल मेथड, जिसको फुल गुडविल मेथड कहते हैं। फुल गुडविल मेथड, फुल गुडविल मेथड, और इसको फेयर वैल्यू मॉडल भी कहते हैं। ये ज्यादा लॉजिकली, यानी इसके जो ग्राउंड्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनेट। देखो प्रोपोर्शनेट मेथड हमें ये कहता है कि अगर मैंने किसी बिजनेस को 80% शेयर एक्वायर किए हैं तो मैं 80% गुडविल रिकॉर्ड करूंगा, मुझे 80% रिकॉर्ड करनी चाहिए। ठीक है, उसकी लॉजिक भी अपनी तरफ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये उस पर एतराज भी करता है। जब ये स्टैंडर्ड ये वाला मेथड आया तो इसने एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट दिया, उसने कहा जी कि ठीक है गुडविल अगर मैं 80% किसी बिजनेस को खरीदता हूँ और हम कहते हैं जी गुडविल 80% रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो व्हाट अबाउट द अदर एसेट्स? जबकि बेसिक रूल ये कहता है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी मस्ट बी एडेड एज लाइन बाय लाइन आइटम, वहां परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया जाता। क्योंकि मैंने ये भी वर्ड क्लास में यूज किया था, अगर आप किसी बिजनेस के 60% शेयर खरीदते हो, कंट्रोल 60% नहीं आता, कंट्रोल 100% आता है। इसलिए आप गुडविल को पूरा रिकग्नाइज करो। तो इसका भी मेथड थोड़ा सा फर्क है, बाकी सेम वही है। इसमें गुडविल कैसे निकाली जाएगी? फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे प्रोपोर्शनेट मेथड हो या फेयर वैल्यू है, इसमें कोई फर्क नहीं आता, ये सेम। सिर्फ चेंज यहां पे आता है जो सेकंड लाइन लिखने लगा, वहां पर हम लिखते थे प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एनसीआई ऑन नेट एसेट्स, यहां ऐसा नहीं है, यहां मैं लिखूंगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अब ये क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। आपको इन दोनों को ऐड कर लो और फिर इसमें से लेस कर दें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, नेट एसेट्स एक्वायर्ड। इसको जब लेस करूंगा जो आंसर आएगा दैट इज गुडविल, एंड दैट्स गुडविल इज अंडर द फुल गुडविल मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, ये फेयर वैल्यू के थ्रू है। ओके, अच्छा अब इसमें सिर्फ फर्क क्या आया है एक चीज का, एंड दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल,
व्हाट इज एनसीआई? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अगर आप किसी भी बिजनेस के 80%, किसी भी कंपनी के 80% शेयर्स एक्वायर कर लेते हो, बताओ एनसीआई कितने हैं, क्या है? 20%। ठीक हो गया। सो इट मींस जो शेयर आपने एक्वायर्ड नहीं किए उनकी मार्केट वैल्यू जो होगी वो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। इसका सिंपल तरीका क्या है? हम लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस नॉट हेल्ड बाय पी, या इन अदर वर्ड्स which shall be held by NCI into share price, market price of S, of share of S. S कंपनी का जो शेयर की जो मार्केट प्राइस है उससे जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही जो एग्जांपल हमने निकाली हुई है इसके थ्रू भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? देखिए, अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई निकालना चाहूं इस क्वेश्चन की, तो टोटल शेयर थे 40 मिलियन शेयर्स, नहीं सॉरी 40 मिलियन शेयर कैपिटल था, तो इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर लो, 4 मिलियन शेयर हो गए। इस 4 मिलियन के 80% शेयर मैंने एक्वायर किए जो कि 3.2 मिलियन बनते हैं। तो मुझे यहां नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस चाहिए नॉट हेल्ड बाय पी, यानी 4 मिलियन के 20% शेयर मैंने एक्वायर्ड नहीं किए, यानी पेरेंट ने एक्वायर्ड नहीं किए। इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ एस। एस की मार्केट प्राइस क्या है? एस कंपनी की मार्केट प्राइस 16 है। ये अक्सर दोनों इसलिए दी होती है, और स्टूडेंट ये बड़ा केयरफुली कीजिएगा क्योंकि ये ना हो कि यहाँ पहली केस में ये वाली लगा देना। इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो 4 का अगर 20% लूँ तो 0.8 और 16 का 0.8 लूँ तो आई थिंक 12.8 सर। 4 दैट इज वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। बाकी इसके मेथड में कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सेम। अब आइएगा नेक्स्ट वर्किंग नंबर 4। वर्किंग नंबर 4 इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। non-controlling interest, which is also non-NCI। अच्छा, अब इसमें आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? कि सबसे पहले लोगे आप फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, ये वाली चीज। अगर फुल गुडविल मेथड है तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई लोगे, अगर प्रोपोर्शनेट मेथड है तो इसकी जगह क्या लिखा होता है? प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एनसीआई इन नेट एसेट एक्वायर्ड। तो जो भी होगा वो उसके मुताबिक लोगे। मैं दोनों वर्ड लिख रहा हूं, एनसीआई शेयर इन प्रोपोर्शनल मेथड या अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो वो तो क्लियर है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। ये जो अमाउंट आप लिख रहे हो नेट एनसीआई शेयर जो है नेट एसेट्स में, और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई मेथड की पे डिपेंड करता है कि गुडविल किस पर निकली है। ये एट एक्विजिशन डेट है। अब जिस दिन आपने एक्वायर किया था उस दिन की वैल्यू मैंने निकाल ली, लेकिन जिस एक्विजिशन डेट से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो रहा है एस कंपनी का, वो प्रॉफिट किसका है? आप बताइए किसका वो प्रॉफिट होना चाहिए? पेरेंट का सर। पी का या एस का? पेरेंट का होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन आपने सब्सिडरी को एक्वायर किया, 1 जनवरी 2018 को सपोज आपने एक्वायर किया और 31 दिसंबर को आप कंसोलिडेट कर रहे हो, 1 साल गुजर गया है। जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन की वैल्यू तो मैंने ये लिख ली,
अब एक्विजिशन डेट से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक एस कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी, एस कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी, वो प्रॉफिट किसका है? पी का है, एस का है सर। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल किया है और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये बार बार कर रहा हूं क्वेश्चन। आप लोगों को शायद मेरी बात नहीं समझ आ रही, फिर सोचो। एस का सर। एस का सर ग्रुप प्रॉफिट है। ग्रुप का, देखो ग्रुप का तो है ही है ना, ग्रुप तो अब P प्लस एस है। देखो मैं अब आपको बड़े आसान वर्ड्स में समझा रहा हूं। अगर मैंने 80% शेयर एक्वायर किए हैं तो जो एस कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका 80% प्रॉफिट हमारा होगा और 20% प्रॉफिट एनसीआई का होगा। अब बात समझ आई कि जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी एस कंपनी, उसका जो भी परसेंटेज होल्डिंग की होगी वो पेरेंट की होगी और जो एनसीआई की होगी वो एनसीआई में आएगी। तो लिहाजा यहां लिखेंगे आप NCI share in post acquisition results। और ये कैसे कैलकुलेट होंगे? ये पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट अगर आप देखो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे वर्किंग नंबर 2 पे। आप वर्किंग 2 में जाइएगा, वहां पर C हमने कैलकुलेट किया था, एक कॉलम बनाया था पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट्स का, और C को मैंने बताया था कि B माइनस A, यानी नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट माइनस नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट, ये उसका डिफरेंस है। और दिस C कैन बी अ प्रॉफिट और दिस C कैन बी अ लॉस। ये प्रॉफिट भी हो सकता है और ये लॉस भी हो सकता है। तो C इंटू परसेंटेज ऑफ NCI, C इंटू परसेंटेज ऑफ NCI, तो जितना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसका उतने परसेंट जितना होल्डिंग, जितना NCI है वो कैलकुलेट कर लो, ये इसमें प्लस या माइनस, दैट्स ऑल। ये NCI बन गया वर्किंग 4। ठीक है, अब आइएगा वर्किंग 5, ग्रुप रिटेन अर्निंग। देखिए पी कंपनी ने अगर एस का 80% शेयर बिजनेस एक्वायर किया है, शेयर्स एक्वायर किए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप रिटेन अर्निंग में पेरेंट कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी वो तो है ही पेरेंट का, वो तो आएगा ग्रुप रिटेन अर्निंग में। जो सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसका सारा प्रॉफिट ग्रुप रिटेन अर्निंग में नहीं आएगा, क्योंकि उसका 20% मैं यहां ट्रांसफर कर चुका हूं, 80% प्रॉफिट यहां पर आएगा। तो यहां पर आप लिखोगे सिर्फ 2 प्रॉफिट, पहले आप लिखोगे पी कंपनी रिटेन अर्निंग, जो भी आपको गिवन है वो लिख लोगे, फिर लिखोगे एस कंपनी रिटेन अर्निंग, और एस कंपनी की जो रिटेन अर्निंग लेनी है वो पोस्ट एक्विजिशन लेनी है, यही C इंटू परसेंटेज होल्डिंग। अब देख लो वो जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली 2 हिस्सों में ट्रांसफर हो गया, या लॉस है वो 2 हिस्सों में ट्रांसफर हो गया, उसमें पेरेंट का शेयर भी आ गया, उसमें सब्सिडरी का शेयर भी आ गया। अब इसको प्लस माइनस कर लो तो इट बिकम्स योर आंसर। ये ग्रुप रिटेन अर्निंग की वर्किंग 5। ठीक है, ये अभी मैंने फिर बोल रहा हूं ये बेसिक लेवल पे वर्किंग है, अभी कोई एडजस्टमेंट का इफेक्ट मैं यहां नहीं लेकर आया। अब देखिए एडजस्टमेंट का इफेक्ट मैं कैसे लाता हूं, इसकी एंट्री अभी मैंने अरेज नहीं की हुई। अब यही एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके हैं, अनवाइंडिंग की इसकी एंट्री भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, अब मैं इफेक्ट की तरफ आता हूं उसी एडजस्टमेंट्स की। जो आपने फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड की है, ये भी हमारा डिसाइड हो चुका था कि फाइनेंस कॉस्ट जो है असल में किस कंपनी की है, पी कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। ये मैं क्यों कहता हूं आप सुन लीजिएगा, जब मैं ये कहता हूं कि ये पी कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी तो पी कंपनी का प्रॉफिट कहां आता है, सिर्फ ग्रुप रिटेन अर्निंग। और जब मैं कहता हूं ये एस कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी तो एस कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ ग्रुप रिटेन अर्निंग में नहीं आता, एस कंपनी का प्रॉफिट
जीआरई में भी आता है और एनसीआई में भी आता है। तो ये बात मेरी नोट अभी से कर लो, हर वो आइटम जिसका इफेक्ट एस कंपनी के प्रॉफिट पर होगा वो दो वर्किंग को इफेक्ट करेगी, वो वर्किंग 4 को भी इफेक्ट करेगी, वर्किंग 5 को भी करेगी। और हर वो आइटम, हर वो एडजस्टमेंट जो सिर्फ पेरेंट के प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग 5 में आएगी, उसका वर्किंग 4 से कोई लेना देना नहीं है। तो लिहाजा ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये डिसाइड हुआ था कि ये सिर्फ पेरेंट कंपनी की है, इसलिए ये जीआरई को गई थी। इसका पहला इफेक्ट ये होगा कि डिडक्ट करेंगे हम फाइनेंस कॉस्ट फ्रॉम वर्किंग 5 ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। ये जो जीआरई आपने कैलकुलेट की है ये वाली, इसी में आप डालेंगे। कैसे डालेंगे? अब फिर ये वर्किंग यहां खत्म नहीं होगी। पहली एडजस्टमेंट अगर ये होगी किसी क्वेश्चन में तो ये भी यहां पे आप लिखोगे बाकायदा, ये मैं इसलिए डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, फाइनेंस कॉस्ट। तो जितनी एडजस्टमेंट आती जाएंगी ये प्लस माइनस होंगी यहां पर। अब फाइनेंस कॉस्ट मेरी थी 10.16, अब ये 10.16 से मेरा ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो जीआरई भी कम होगी, इसलिए इसको मैंने माइनस किया है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? देखो, दूसरा हमने डेफर्ड लायबिलिटी को क्रेडिट किया है, यानी ये ऐड हो जाएगी फाइनेंस कॉस्ट, ऐड फाइनेंस कॉस्ट इन डेफर्ड लायबिलिटीज, और डेफर्ड लायबिलिटी कहां शो होगी? एंड शैल बी शोन इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब मैं कंसोलिडेट करूंगा फाइनेंशियल पोजीशन तो वहां ये डेफर्ड लायबिलिटी में जाकर उसको ऐड कर दूं। ये अभी मैंने एक एडजस्टमेंट पढ़ाई और 5 बेसिक वर्किंग्स पढ़ाई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे जितनी भी लेक्चर में आगे चीजें आएंगी अब वो एडजस्टमेंट आएंगी, लेकिन ये याद रखना है हर 1, 2, 3 एडजस्टमेंट के बाद मैं हमेशा एक एग्जाम्पल करवाया करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो कल इंशाल्लाह मैं पहले एक एग्जाम्पल कराऊंगा और मैं आपके साथ पहले वो एग्जाम्पल शेयर कर लूँगा ताकि टाइम बच जाए, लिखने में आपके पास होगी, और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से जैसे हम एग्जामिनेशन में करते हैं। अभी तो आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि अभी तो आगाज़ है, एडजस्टमेंट इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो इन वर्किंग्स को समझ सकता है, समझ जाता है, और वो इसको अगर अप्लाई भी करेगा ना, उसको कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझ नहीं भी आ रहा है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके मुताबिक लिखते जाओ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ ऊपर क्वेश्चन गलत नहीं होता इसमें, ये इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़रा अटेंडेंस लगा लेते हैं जी।